टाइप्स ऑफ बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह के बिल्स होते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या रहता है, तो वी विल टेक वन बाय वन। तो हियर मेरा को पहला क्वेश्चन आज के टॉपिक पढ़ाने से पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल बिल्स के बारे में बोलता है। सिंपल सा क्वेश्चन, द आर्टिकल, which article of the Indian Constitution talks about the bills? It is Article 107. Article 107. Article 107 talks about the bills. ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 107 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल भाषा में कहता है आर्टिकल 107 कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में कोई भी जो लेजिस्लेशन है बगैर बिल के पास नहीं होता, उसके लिए बिल लाया जाए। बिल आपके उसे हम हिंदी में विधेयक कहते हैं। ठीक, बिल के बारे में, जैसे बिल को हम कई कैटेगरी में बांटते हैं क्लास, ओके। सबसे पहले एनी बिल, इट इज 107। बिल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन, बिल के लेजिस्लेशन क्या होगा वो आर्टिकल 107 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब बिल के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपने ये बिल के प्रकार देखे होंगे, टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बट इन बिल के प्रकार से पहले बिल दो प्रकार में बांटे जाते हैं। सबसे पहले दो प्रकार में बांटे जाते हैं। वन इज गवर्नमेंट बिल एंड अदर इज प्राइवेट मेंबर बिल। बहुत सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। अब गवर्नमेंट बिल क्या, कौन सा बिल होता है? वो बिल जो कि मिनिस्टर फॉरवर्ड करता है, मूव करता है, तो मिनिस्टर मूव करता है। और प्राइवेट मेंबर बिल अदर देन मिनिस्टर, अदर देन मिनिस्टर, कैन बी ऑफ गवर्नमेंट पार्टी, कैन बी ऑफ अपोजिशन। राहुल गांधी अगर कोई बिल लेकर के आते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। और वरुण गांधी भी अगर कोई बिल लेकर आते हैं, प्राइवेट मेंबर, क्योंकि दोनों मिनिस्टर नहीं। गवर्नमेंट बिल हमेशा मिनिस्टर ही लेके आएगा, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो आपके जनरल वीके सिंह हो, या कोई भी, वो मिनिस्टर ही लेके आएगा। अगर कोई मिनिस्टर बिल लेकर आता है, वो गवर्नमेंट बिल। तो बिल को सबसे पहले कैटेगरी में हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, वन इज गवर्नमेंट बिल, अदर इज प्राइवेट मेंबर बिल। उसके बाद बिल चार कैटेगरी में होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण विधेयक जो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, बस कोरम होना चाहिए। कोरम कितना होता है आपके हाउस का? 10%, ओके, टोटल सीट्स का 10%। लोकसभा 545 का है, तो 10% मतलब 55 सीट्स, बस 55 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, ऑर्डिनरी बिल पास होता है। मनी बिल, बजट, मनी बिल इज इक्वल टू बजट, बजट है, ओके। कुछ पार्ट ऑफ जो बिल होते हैं वो फाइनेंस बिल में आते हैं, जो एग्जैक्टली मनी बिल के डिफिनेशन में तो वो फाइनेंस बिल आते हैं। और चौथा ट्राई का कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक स्पेशल कैटेगरी का बिल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करता है, और वो दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, 2/3। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग अलाउ नहीं है, मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो नहीं सकती क्योंकि राज्यसभा के पास पावर नहीं है, अभी सब समझा देंगे। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। मतलब ज्वाइंट सिटिंग क्या है, जो नए स्टूडेंट है समझ लीजिए, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है, जब एक हाउस से बिल पास हो और दूसरे हाउस से बिल ना पास हो, या एक हाउस से बिल पास हो
दूसरे हाउस ने अमेंडमेंट शो किए हो पर पहला हाउस उस अमेंडमेंट पर राजी ना हो तो डेडलॉक हो जाता है, गतिरोध हो जाता है। जब गतिरोध हो जाता है तो बिल पास ही नहीं हो सकता। ओके, तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है। ओके, तो जॉइंट सिटिंग हमारे यहाँ सिर्फ दो बिल में हो सकती है, वन इज ऑर्डिनरी बिल एंड अदर इज फाइनेंस बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस से अलग अलग पास होंगे तो वो अलग कैटेगरी में। मनी बिल आपके उसमें हो नहीं सकती, राज्यसभा के पास पावर ही नहीं मनी बिल। ओके, तो आज हम देखेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द इंडियन पार्लियामेंट। हाँ, नहीं देखिए, फाइनेंस बिल तो गवर्नमेंट बिल का होता है ना, वो तो मनी बिल का पार्ट होता है। ऑर्डिनरी बिल फाइनेंस बिल का, फाइनेंस बिल का तो ऑर्डिनरी हो, सिर्फ ऑर्डिनरी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी ले सकता है प्राइवेट मेंबर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी ला सकता है प्राइवेट मेंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी ला सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप अपना लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो प्राइवेट मेंबर बिल के पास, प्राइवेट मेंबर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और ऑर्डिनरी बिल। क्योंकि फाइनेंस बिल ऑल कहां पढ़ते हैं, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट नॉट ऑल फाइनेंस बिल्स आर मनी बिल्स। ओके ओके, तो फाइनेंस बिल इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, सो वो गवर्नमेंट ही इन जनरल रहता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्राइवेट मेंबर ला सकता है। ओके, जरूरी नहीं गवर्नमेंट लेके आएगी। ओके, ऑर्डिनरी बिल समझ में आया क्लास? ओके, एक आज तो बिल की सबसे बड़ी कैटेगरी क्या होती है? गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर, पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर, बिल की सबसे बड़ी कैटेगरी। उसके बाद बिल चार कैटेगरी में बांटा जाता है। ओके, बिल चार कैटेगरी में, अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा सब, ये सब चीज नोट्स में है। पर क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, आप लोग में से कुछ लोग काफी पहले से ही तैयार हैं, पहले से ही जानते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। ओके, नए स्टूडेंट्स आप परेशान मत होइएगा, ये सब चीज पढ़ा देंगे, बट जो हमारे यहाँ धुरंधर है उन क्वेश्चन उनसे। ओके, चार ऑप्शन है। बिल की तीन रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है, बिल को स्टैंडिंग कमेटी में कब दिया जाता है? फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में, या फिर बिल इज पास्ड? बिल को स्टैंडिंग कमेटी में कब दिया? और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बनते हैं। सेकंड रीडिंग में। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी पार्टिसिपेट कर लिया करिए सर। हाँ अंश भाई, अरे कोई बात नहीं, तो कभी चल जाएगा। आई नो यू आर इन, यू हैव जस्ट पास 12th। ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यस बेटे, साक्षी, हाँ, नो आइडिया। अर्चिता, प्रिया जी, थर्ड रीडिंग आफ्टर द बिल इज पास, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तन्मय जी, थर्ड रीडिंग आउट हो गया। मीनाक्षी बेटा आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि हम आपको एक्सेस दे दें। ठीक है, आपने ऐप डाउनलोड कर लिया? नहीं कि तो डाउनलोड करिए, अभी सुरेंद्र सर से बात करके डाउनलोड करिएगा ताकि एक्सेस मिल जाए। ओके, द बिल, the bill initiated by minister, the bill initiated by minister or by any other member pass through three stages, pass through three stages, through three stages, depend, full stop, depending on their contents, depending on their contents, the bills may be classified, the bill may be classified into, the bill may be classified into ordinary bill, number one, ordinary bill,
into ordinary bill. देखिए ordinary bill is given under article 107 and article 108. मैं आर्टिकल्स के साथ पढ़ा रहा हूं. ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सेटिंग होती है ना. गिवन आर्टिकल 107 and article 108. These are concerned with matters. These are concerned with matters other than financial matters. These are concerned with matters other than financial matters. Other than financial matters. And needs simple majority. And needs simple majority. Needs simple majority. To get passed from the house. Simple majority. जिसे ordinary majority भी कहा जाता है. Simple majority to get passed from the house. नंबर 2, मनी बिल. अभी हल्का हल्का डिफिनेशन लिखा दे रहे. मनी बिल के बारे में डिटेल से बाद में पढ़ाता हूं. अभी इसी मतलब आगे पढ़ाऊंगा. मनी बिल. मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स याद कर लेना क्लास. मनी बिल इज गिवन इन आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. These are solely concerned with financial matters. These are solely, SOLELY, solely concerned with financial matters. Solely concerned with financial matters, such as taxation and expenditure. Such as taxation and expenditure. Taxation and expenditure. थर्ड है फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल are given in article. Financial bill are two types. Financial bill class 1. Financial bill class 1. Article 117 clause 1. Financial bill class 2. Article 117 clause 3. ये ब्रैकेट 3 मतलब clause 3. Article 117 clause 3. The financial bill are concerned with financial matters. The financial bill are concerned with financial matters, but they are different from money bills. But they are different from money bills. Different from money bills. वो मनी बिल से डिफरेंट होते हैं. और फाइनेंशियल बिल पे राज्यसभा के पास उतनी ही पावर होती है जितनी ऑर्डिनरी बिल में पावर होती है. बस मनी बिल में राज्यसभा के पास पावर नहीं. ओके, अभी लिखवा देंगे, समझा देंगे. मनी बिल में राज्यसभा के पास क्या होती है? मनी बिल को राज्यसभा का 14 दिन का समय दिया जाता है. 14 दिन. ओके, लोकसभा से पास हो गया, बजट के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है. राज्यसभा से कहता है देख लो भैया. ओके, अगर हाँ कहते हो तो ठीक है, बजट पास हो जाएगा. ना कहते हो तो भी बजट पास है. और अमेंडमेंट्स भी शो करते हो ना, वो हमारे ऊपर, लोकसभा कहेगी हमारे ऊपर है, तुम्हारे अमेंडमेंट्स माने या ना माने. मतलब राज्यसभा के पास मनी बिल में पावर ही नहीं है राज्यसभा. अब क्यों नहीं पावर है? क्योंकि राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड चैम्बर, व्हाइल लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड चैम्बर. तो जो सीधे जनता के द्वारा इलेक्ट है, उनके पास टैक्सेशन की पावर होनी चाहिए. वही हम पे टैक्सेशन लगा सकते. जो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट ही नहीं है, वो टैक्सेशन कैसे लगा सकते? क्योंकि मनी बिल किससे रिलेटेड है? टैक्सेशन से, खर्चे से रिलेटेड है. तो इसलिए हमारे संविधान के जो मेकर्स हैं, उन्होंने ये सोच समझ के रखा है कि लोकसभा के पास ही टैक्स रेज करने की पावर है. समझ में आया क्लास? ऐसे समझो क्लास. ऑर्डिनरी बिल
अभी हमने क्या देखा था, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में सपोज एक ऑर्डिनरी बिल है, ओके, जो कि लोकसभा से पास हो गया, बट राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब जब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब डेडलॉक हो गया। अब इस डेडलॉक को कैसे रूल किया जाएगा? डेडलॉक को दूर किया जाएगा जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठेंगी, वोट करेंगे। उसमें क्या होता है, मोस्टली लोकसभा ही की ही चलती है, क्योंकि लोकसभा इज ट्वाइस द राज्यसभा। राज्यसभा के पास सीट है 250, लोकसभा के पास है 545, ट्वाइस द सीट है, तो लोकसभा की ही चलती है। ओके, अब तक कितनी बार जॉइंट सिटिंग हो चुकी है? 3 बार जॉइंट सिटिंग हो चुकी है। वेरी गुड, 3 बार जॉइंट सिटिंग हो चुकी है। पहला 1961 डाउरी बिल, डाउरी बिल, दहेज। ओके, दूसरा आपके, हाँ भाई लिखवाया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सिंड्रोम है, सब जल्दी भूल जाते हैं। ओके, 1978 बैंकिंग बिल, बैंकिंग रिफॉर्म बिल, ओके 1978। और तीसरा पोटा 2002, पोटा, ओके, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। ओके, तो पोटा अब तक 3 बार ही जॉइंट सिटिंग हुई है। मतलब आप ये मत सोचिए जॉइंट सिटिंग बहुत आसान है, जॉइंट सिटिंग इतनी आसान नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अब तक जब से संविधान लागू हुआ 3 बार ही जॉइंट सिटिंग, मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठे। ओके, तो ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग अलाउ है, मनी बिल में जॉइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज राज्यसभा के पास पावर ही नहीं। फाइनेंशियल बिल में हो सकती है, पर अब तक हुई नहीं है फाइनेंशियल बिल, कभी जॉइंट सिटिंग बैठी नहीं है। ओके, और आखिरी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग इसलिए नहीं हो सकती, संविधान कहता है दोनों सदनों से सेपरेटली पास होगा। जब सेपरेटली पास होगा तो मतलब ये जॉइंट सेटिंग होगी, डेडलॉक का कोई सवाल ही नहीं है। अगर डेडलॉक हुआ तो बिल वहीं गिर गया, गिर गया, बिल खत्म, फिर से लाइए पेश करिए। ओके, तो जॉइंट सेटिंग उसमें हो नहीं सकती। क्या? हाँ, डेडलॉक हुआ है आपके राजीव गांधी के समय पंचायती राज बिल। राजीव गांधी पंचायती राज को लेके आना चाहते थे, जो आज हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जानते हैं ना, म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज। राजीव गांधी गवर्नमेंट पंचायती राज को लेके आना चाहती थी, बट पंचायती राज, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये सब चीजें आगे चल के, जब पंचायती राज पढ़ाऊंगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज। जब पंचायती राज बनता तो पंचायती राज, पंचायत पावर कहां से लेती? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो पावर देता नहीं, पावर कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर देने को तैयार नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास स्टेट्स आर वीक, हमारे संविधान में स्टेट्स वीक है। स्टेट, अगर देखा जाए, स्टेट हमेशा कटोरा लेकर के सेंटर के आगे खड़े रहते हैं, सेंटर जब पैसा देता है तो स्टेट चलता है, फैक्ट है। उत्तराखंड में जब तक सेंटर पैसा नहीं देगा, यहाँ उत्तराखंड के गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी निकाल सके, फैक्ट बता रहा हूं, हार्ड फैक्ट है पर फैक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पैसा रिलीज करती है। भाई देखिए सिंपल बात है, यहाँ ना इंडस्ट्रीज है और यहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं है, सिंपल बात। अपना स्टेट हम लोग खुद देखें, इंडस्ट्रीज भी नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है। फिर जितने मेजर डैम्स हैं उसका रेवेन्यू कौन ले जाता है? सेंटर ले जाता है, सेंटर ले जाता है, फिर उसका यूपी ले जाता है, क्योंकि यूपी का शेयर है। यूपी कहता है टीरी में सबसे कम बिजली उत्तराखंड को मिलती है, सबसे ज्यादा सेंटर ले जाता है, उसके बाद यूपी ले जाता है, उसके बाद उत्तराखंड मिलती है। सेंटर कहता है मेरा प्रोजेक्ट है तो पहला पैसा तो पहला मैं ही लूंगा। ओके, फिर यूपी कहता मैंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया तो पहले जब तक मेरी लागत नहीं वसूल होगी तब तक मैं लूंगा। उत्तराखंड को तो बेचारा सबसे लास्ट मिलता है। तो हमारे क्या क्लास, कुछ ही स्टेट्स हैं जो बहुत रिच हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, और ये सारे स्टेट कोस्टल स्टेट्स हैं। ओके, और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं जो रिच है, जिनके पास सरप्लस इनकम होती है। नहीं तो मोस्टली स्टेट्स हमारे के यहाँ ज्यादा रिच नहीं है, वो सेंटर पे डिपेंड रहते हैं। तो जब पंचायती राज का बिल लेके आए तो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। राज्यसभा क्योंकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, उसने कह दिया कि सर ये तो आप हमारी पावर को और कम कर रहे हो। तो जब राजीव गांधी बिल लेके आए तो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, बिल वहीं पे वहीं खत्म हो। फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह लेकर के आने वाले थे, उनकी गवर्नमेंट गिर गई। फिर उसके बाद लास्ट नरसिम्हा राव ने सारे स्टेट्स की मीटिंग बुलाई, ये सब डिटेल से पढ़ाऊंगा जब मैं पंचायती राज पढ़ाऊंगा। मीटिंग बुलाई, राज्यों से पूछा कि आपकी दिक्कतें क्या क्या है, राज्यों ने बताया ये दिक्कत है, फिर उन दिक्कतों, उन प्रॉब्लम को दूर किया गया और फिर बिल लाया गया, और जो पास हुआ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी, अब जैसे इस साल दिसंबर में उत्तराखंड में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हैं,
ओके, म्यूनिसिपैलिटी, तभी तो आजकल देख रहे हो रोड पे रोड बनी जा रही है। रोड पे रोड क्यों बन रही है? क्योंकि दिसंबर में उत्तराखंड में म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव हुआ। ओके, तो म्यूनिसिपैलिटी किसके थ्रू आई? आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पंचायती राज किसके थ्रू आई? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd एंड 74। तो ओके, तो जो आप पूछ रहे थे ना, तो वो हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गिर चुका है। क्लियर है? बिल इन अदर हाउस, बिल इन अदर हाउस, ये तो एक हाउस की रीडिंग हुई। बिल इन अदर हाउस, जब एक हाउस से बिल दूसरे हाउस में आता, और ध्यान दीजिएगा क्लास, दूसरे हाउस में भी बिल यही 3 स्टेजेस से गुजरता है। सोच लीजिए एक बिल को पास कराने में कितना देर लगती है। पहले हाउस में 3 स्टेजेस, दूसरे हाउस में 3 स्टेजेस, यही 3 स्टेजेस। ओके, लिखिए, सेकंड लिख लीजिए, आफ्टर द बिल इज पास बाय वन हाउस, it is sent to other house, it is sent to other house, and it goes through the same 3 stages, and it goes to the same 3 stages, same 3 stages. Next paragraph, when the second house also approves the bill, when the second house also approves the bill, जब दूसरा हाउस भी बिल अप्रूव कर दे, फिर कहां जाता है बिल? प्रेसिडेंट के पास। when the second house also approves the bill, the bill goes to president for his assent, the bill goes to president for his assent. कौन सा आर्टिकल प्रिया जी प्रेसिडेंट के असेंट की बात करता है? प्रिया जी कैसे पढ़ाई चलेगी आपके? यस तन्मय जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए नए नए स्टूडेंट्स भी पुराने स्टूडेंट्स को हरा रहे हैं। ओके, 111, एक्सीलेंट, आर्टिकल 111। ओके, जोश लाइए गाइस, कंपटीशन करिए, खुद से कंपटीशन करिए। जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे कैसे जिएंगे? देखो क्लास, मतलब कॉम्प्लीसेंट रहना से आप जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में रहेंगे। कॉम्प्लीसेंट समझते ना? अरे जैसा है वैसा ठीक है, शायद यही भाग्य है। ओके, कोई है वही जो राम रचि राखा। तो फिर सिचुएशन की फिर उम्मीद भी मत करो कि सिचुएशन चेंज होगी। सिचुएशन तभी चेंज होगी जब आप अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश करें, तभी सिचुएशन चेंज हो सकती है। नहीं तो कोई ऊपर से भगवान अवतरित होकर के सिचुएशन नहीं करेंगे, नहीं बेटा हम तुम्हारे लिए उतरे, अवतरित हुए, अवतार लिया है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान आपको, हमें और आपको बुद्धि देते हैं कि, और हमें और आपको वो पावर देते हैं कि हम अपनी सिचुएशन खुद चेंज कर सकते। तो इसलिए सर एंड मैम थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से, मतलब आप लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तो पुराने स्टूडेंट्स को अब ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मेहनत करिए और तभी सिलेक्शन होगा। ओके, नहीं तो नए नए स्टूडेंट्स आकर के अगर सिलेक्शन हो जाता है बाय चांस किसी भी नए स्टूडेंट का, तो पुराना स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिल पे चोट लगती है। यार लो, हम तो 3 साल से पढ़ रहे थे, हमारा प्रीलिम्स ही नहीं निकला और इस नए स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। तो बस अंतर यही होता है कि उसने ज्यादा थोड़ी सी मेहनत की। देखो लक ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव, लक होता है, मैं भी मानता हूं लक होता है, बट लक ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव। मेहनत तो करो। यहाँ बच्चे लक के बैठे शुरुआत से ही बैठे रहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लक का खेल तो आखिरी में होता है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे लक उतना ही आपके फेवर में जाएगा, तो जितनी कम मेहनत करोगे उतना ही आप लक के भरोसे बैठे रहोगे। हे प्रभु पढ़ा हुआ आ जाए, हे प्रभु बस मेरे उस आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ना बन जाए। मैंने वो चैप्टर छोड़ के गया हूँ, इन्वायरमेंट तो मैं छोड़ के गया हूँ 25 क्वेश्चन। और जो सोचो जो इन्वायरमेंट छोड़ के जाएगा यूपीएससी में, फ्लैट 25 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट से आते हैं।
ओके अभी आप लोगों में से काफी लोगों ने इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा होगा, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इन्वायरमेंट के चैप्टर अभी आपके अप्रैल में शुरू हो गए, इन्वायरमेंट प्रशांत सर उठाएंगे, ठीक है। और मंडे को आईएएस के लिए नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो लोग आईएएस वाले हैं अटेंड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। तो प्रेसिडेंट लिखे आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for assent of president, provides for assent of president. When a bill is presented before president, when a bill is presented before president, the president has three options. The president has three options. Number one, he may give his assent to the bill. He may give his assent to the bill. And if president gives his assent to the bill, and if the president gives his assent to the bill becomes act. The bill becomes act and is placed under statute book. Statute मतलब law book. And is placed under statute book. लिखा हुआ statute book. And is placed under statute book. Statute book मतलब law book. कानून की किताब में लिख दिया जाता. Placed under statute book. Number two, the president may withhold his assent to the bill. The president may withhold his assent to the bill. The bill ends there only. The bill ends there only. बिल वहीं खत्म हो जाता है. And does not become an act. और तीसरी कंडीशन होती है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिकंसीडर के लिए कहे. नंबर थर्ड, द प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस. द प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस. President may return the for reconsideration of House. In this case, the bill is returned for reconsideration. The bill is returned for reconsideration. But if that bill is passed by both the House again, but if that bill is passed by both the House again, as such, that bill is passed by both the House again, as such, the president has to give his assent second time. The president has to give his assent second time. The president has to give his assent second time. For example, when UPA government passed Office of Profit Bill or passed Office of Profit Bill from both the houses, the then President APJ Abdul Kalam, returned that bill for reconsideration. Returned that bill for reconsideration.
full stop. However, the government again passed Office of Profit Bill as such. However, government again passed Office of Profit Bill as such. However, the government again passed Office of Profit Bill as such. Then President has no option. Then President has no option but to give his assent to the bill. जैसे मैं आपको ये बता चुका हूं, फिर से समझा रहा हूं. President has no option but to give his assent to the bill. तो प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन होता है, बिल को पुनर्विचार कर लीजिए. पर पुनर्विचार में होता क्या है, अगर पार्लियामेंट ने जस का तस बिल पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास सेकंड चॉइस नहीं है, अपनी हामी देनी पड़ती है. तो यही मैंने कहा ना, प्रेसिडेंट घर का बड़ा बूढ़ा है जिसके नाम पे शादी के कार्ड छपते हैं, पर शादी का कोई भी डिसीजन उस बड़े बूढ़े से पूछ के नहीं किया जाता. ये सबसे आसान लाइन है प्रेसिडेंट को समझने की. प्रेसिडेंट बस दादाजी का नाम छपेगा कि पौत्र पौत्री श्री दिस, पर शादी का कोई भी डिसीजन उनसे पूछ के नहीं लिया जाता. नाम का है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट बिल को रिकंसीडर करने के लिए भेज दे, तो अब ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि प्रेसिडेंट ने जिस पे आपत्ति जताई है, पॉइंट बताया है, कि उसे वो सही करे या ना करे. अगर पार्लियामेंट ने जस का तस पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं हामी देगा. तो प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट से कि पुनर्विचार कर लीजिए. समझ में आया क्लास? तो यहां पे रोक रहा हूं. ओके, मंडे को जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के साथ शुरू करूंगा कि जब बिल डेडलॉक हो जाए. ओके, उसके बाद फिर मनी बिल पे आऊंगा. मंडे की क्लास मिस मत करना. क्लास मनी बिल पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा. बजट इज डैम इंपॉर्टेंट. मनी बिल आऊंगा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आएगा, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये सब चीज पढ़ाऊंगा. मंडे क्लास ध्यान रखिएगा, मंडे को मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूं, मैं ट्यूसडे को छुट्टी ले रहा हूं. तो अगर आप लोगों के दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में है ना, सर छुट्टी ले रहे हैं, चलो हम भी वेकेशन पे आ जाते हैं, तो सर ट्यूसडे क्लासेस होंगी. पल्लवी मैम क्लासेस लेंगी, क्योंकि पल्लवी मैम को मैंने कह रखा है कि मैम आपको 4 दिसंबर से